नमस्कार, मैं सुनील कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएसआई पीएमटी रायपुर, क्रिप्टोग्राफी की नींव और उसके अनुप्रयोग विषय में आपका स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान का शीर्षक है संख्या सिद्धांत के मूल तत्व। आज के व्याख्यान में मुख्यतः हम लोग संख्या सिद्धांत का परिचय, रिंग और फील्ड की अवधारणाएं, अभाज्य संख्याओं का परिचय और महत्व एवं मॉड्यूलर अंकगणित और इनका क्रिप्टोग्राफी में महत्व एवं अनुप्रयोग को हम समझेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि संख्या सिद्धांत होता क्या है। संख्या सिद्धांत गणित की एक शाखा है जो संख्याओं, विशेष रूप से पूर्णांकों और उनकी गुणात्मक और सांख्यिकीय संरचनाओं का अध्ययन करती है। यह प्राथमिक संख्याओं, भाज्यता और संख्याओं के गुण धर्मों के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। संख्या सिद्धांत का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे क्रिप्टोग्राफी, कोड थ्योरी एवं कंप्यूटर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में। संख्या सिद्धांत को अगर परिभाषित करें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि गणित की वह शाखा जो पूर्णांकों और उनकी गुणात्मक और सांख्यिकीय संरचनाओं का अध्ययन करती है, उसे संख्या सिद्धांत करते हैं। संख्या सिद्धांत को अक्सर गणित की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि यह शुद्ध और अमूर्त है। यह मुख्य रूप से पूर्णांकों के गुणों और संबंधों से संबंधित है। प्रमुख क्षेत्र में इसमें अभाज्य संख्याएं, विभाज्यता, सहसंबंधता, यह सारे शामिल हैं। मुख्य केंद्र बिंदु के में बात करें तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्याएं, जिन्हें हम प्राइम नंबर भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसे समझते हैं। ऐसी संख्या जो या तो एक से या स्वयं से विभाजित होती है, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक से बड़ी ऐसी पूर्णांक संख्या है जिनके ठीक दो गुणांक होते हैं, एक या स्वयं वे। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है। अभाज्य संख्याएं सभी पूर्णांकों के निर्माण के मूलखंड होती है और यह मौलिक अंकगणित का एक मौलिक प्रमेय है। दूसरा गुण जो होता है वो होता है विभाज्यता। जब एक संख्या दूसरी संख्या को बिना शेष के विभाजित करती है तो यह वो गुण को सिद्ध करता है। यदि a और b को विभाजित करना है तो हम इसे लिखते हैं a विभाजित बाई 3। उदाहरण के लिए 12 को 3 से विभाजित करते हैं तो यह सत्य होता है, क्योंकि यह पूर्णतः विभाजित होता है। यहीं पर अगर हम 14 को 4 से विभाजित करते हैं तो हमें एक शेषफल 2 प्राप्त होता है, जिससे यह विभाज्यता के गुण को सत्य नहीं करता है। इसके बाद तीसरा जो गुण है वो होता है सहसंबंध। एक मापांक के संदर्भ में संख्या की तुलना करने का यह तरीका होता है, जिसे हम a जो कि समतुल्य होता है b मॉड m के। यहाँ पर m जो है एक मापांक है, जिसे हम कह सकते हैं कि m a ऋण b, a माइनस b को विभाजित करता है। उदाहरण के लिए 17 को हम लिख सकते हैं 2 मॉड 5, जो कि मापांक 5 में। इसका अर्थ यह है कि 17 को जब हम 5 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल 2 प्राप्त होता है। संख्या सिद्धांत का अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसा कि हमने पहले कहा था। तो इनमें से प्रमुख है क्रिप्टोग्राफी। संख्या सिद्धांत का उपयोग सुरक्षित संचार के लिए एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम बनाने में किया जाता है, जहां पर हम क्रिप्टोग्राफी में एन्क्रिप्शन और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम एक निजी एवं एक सामान्य कुंजी बनाते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। दूसरी जो होती है वो होती है कोड थ्योरी। कोड थ्योरी जहां पर डेटा संचार और स्टोरेज में त्रुटियों को पहचानने और सुधारने के लिए संख्या सिद्धांत का उपयोग होता है। इसके साथ ही एल्गोरिथमिक संख्या सिद्धांत, जहां पर हम कंप्यूटर में तेज और कुशल एल्गोरिथम डिजाइन करने में इसकी मदद लेते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा में पासवर्ड प्रोटेक्शन और डिजिटल सिग्नेचर में संख्या सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही रैंडम संख्या जनरेशन में भी इसका काफ़ी योगदान होता है, पूर्णतः इस योगदान है। और सांख्यिकीय परीक्षण में विभिन्न क्षेत्रों और मॉडलों में इसका उपयोग होता है। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं संख्या सिद्धांत में। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं रिंग को। रिंग एक ऐसी बीज गणितीय संख्या का संरचना होती है जिसे हम लेते हैं r और इसके साथ में धन और गुणा का गुण होता है, जिसे हम दो द्विआधारी संक्रियाएं होती है जो विशिष्ट स्वयं सिद्धों को संतुष्ट करती है। रिंग के प्रमुख गुण होते हैं, जैसे एक रिंग योग और गुणन के तहत बंद होता है। एक रिंग में योग संगतकारी और क्रम विनिमय दोनों प्रकार के होते हैं। प्रत्येक रिंग में एक योगात्मक, तत्समक, शून्य और सभी तत्वों के लिए योगात्मक व्युत्क्रम होते हैं। एक रिंग में गुणन संगतकारी होता है और रिंग में गुणन योग पर वितरित होता है।
इसे हम उदाहरण से समझते हैं। पूर्णांकों को समुच्चय को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, एक रिंग बनाता है। अगर हम योग के गुण को देखते हैं तो 3 धन 5 यह बनाता है 8। यहीं पर अगर हम 3 और ऋण 5 को करते हैं, -5 को अगर हम करते हैं, जिनका योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -2। यहीं पर गुणन में अगर हम 3 को 5 से गुणा करते हैं तो हमें 15 प्राप्त होता है, और 3 को -5 से जब हम गुणा करते हैं तो हमें -15 प्राप्त होता है, ऋण 15 प्राप्त होता है। वितरण के गुण की बात करें तो यहाँ पर अगर हम 2 को गुणा करते हैं पूर्णतः 3 धन 4 से, तो यह इस तरीके से गुणा होगा। पहले 2 को 3 से गुणा करेंगे, इनका योग करेंगे 2 के गुण 4 के गुणन के साथ में, तो हमें प्राप्त होता है 6 धन 8, तो यह बराबर होता है 14 के। एक चीज़ ध्यान देने के योग्य है कि यह विभाजन को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि 5 को अगर, जैसे उदाहरण के लिए अगर 5 को 2 से हम विभाजित करते हैं तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त नहीं होता, इसलिए रिंग इसको परिभाषित नहीं करता है। दूसरा जो आता है जिसे हम क्षेत्र या फील्ड कहते हैं। फील्ड एक ऐसा रिंग है जहां प्रत्येक गैर शून्य तत्व का गुणात्मक व्युत्क्रम होता है। रिंग के जितने भी गुण होते हैं फील्ड में वो सारे गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त फील्ड में गुणन क्रम विनिमय होता है। एक फील्ड में गुणात्मक तत्समक 1 होता है, जो कि आपके रिंग में 0 था। एक फील्ड में प्रत्येक गैर शून्य तत्व का गुणात्मक व्युत्क्रम होता है। उदाहरण से समझते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q एक फील्ड या क्षेत्र बनाता है। इसके लिए जैसे योग है, तो योग को अगर आप देखते हैं तो योग हम कैसे कर सकते हैं कि 2 को 3 से विभाजित करके इसका योग कर सकते हैं 5 विभाजित 4, तो हमें प्राप्त होता है 8 विभाजित 12 धन 15 विभाजित 12। जब इसका सरलीकरण करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 23/12, क्योंकि दोनों में जो आपका बेस है वो 12 है। गुणन में 2 विभाजित 3 को जब हम 5 विभाजित 4 से गुणा करते हैं तो इसमें सीधा सीधा गुणा होता है। 2 को हम 5 से गुणा करेंगे और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 10/12, जो कि बराबर होगा 5/6 के। यह विभाजन को भी संतुष्ट करता है, तो हम इसे विभाजित भी कर सकते हैं। 2 को 3 से विभाजित और इसको पूर्णतः विभाजित करेंगे 5 को 4 से, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 विभाजित 3 गुणा 4 विभाजित, जो हमने 5 विभाजित 4 किया था, इसको हम अगर उल्टा कर देते हैं 4 का विभाजित 5, तो हम इसे गुणा करते हैं और हमें प्राप्त होता है 8 विभाजित 15। ध्यान योग्य देने वाली बात यह है कि जेड जो कि रिंग है 5 को 2 से विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं देता। यहीं पर फील्ड में हम ये प्रक्रिया को कर सकते हैं। हम यहाँ पर 5 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अशून्य भाजकों के लिए हमेशा परिभाषित होता है फील्ड। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। कुछ प्रारंभिक अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 37, ये कुछ अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं को एक बार फिर से समझते हैं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से या 1 से विभाजित होती है। इसमें ध्यान देने वाली एक बात यह है कि अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम है। 2 के अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या में नहीं आती। अब अगर हमको देखना है कि अभाज्य है या नहीं है, तो हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसा कि 7 का उदाहरण लेते हैं। तो 7 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 7 से होता है। यहीं पर 12 का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो 12 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसे भाग देने के लिए 12 से पहले जितनी संख्या है उसमें से है 1, 2, 3, 4, 6, 12, इनसे यह पूर्णतः विभाजित होता है। यहीं पर इसके बाद अगर हम बोलते हैं तो 29 फिर से आपका एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि वह 1 और 29 से विभाजित होता है। अभाज्य संख्याओं का महत्व विभिन्न अंकगणित और सांख्यिकी सिद्धांत के मौलिक निर्माण खंड के रूप में होता है। विभिन्न गणितीय प्रमाणों और प्रमेयों में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। आधुनिक क्रिप्टोग्राफी में यह अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि RSA एन्क्रिप्शन, डेफी-हेलमैन कुंजी विनिमय, इनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कंप्यूटर विज्ञान में हैश फंक्शन और छद्म यादृच्छिक, जिसे हम रैंडम संख्या के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। यहाँ पर एक प्रमेय का एक प्रमाण को हम देखते हैं। अनंत संख्या में यह यूक्लिड का प्रमाण है। यह प्रमेय कहता है कि अभाज्य संख्या अनंत होती है। अभाज्य संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, वह अनंत तक चलती है।
इसे सिद्ध करने के लिए मान लें कि सभी अभाज्य संख्याओं की एक सीमित सूची है, जैसे इसे हम का दर्शाते हैं P1, P2, P3 ऐसा करके Pn तक दर्शाते हैं। हम इन सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करके एक जोड़ देते हैं और उसके बाद परिणाम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे अगर हम लेते हैं Q के लिए P1, P2, P3 इन सभी को हम Pn तक गुणा करते हैं, उसमें एक को जोड़ देते हैं तो हमें क्या संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि हम 2, 3, 5 ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं, हम इनका गुणन करते हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 5 तो इससे प्राप्त होता है हमें 30। जब इन 30 जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं एक संयुक्त संख्या है, 30 में जब हम एक जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 31। 31 फिर से एक अभाज्य संख्या है। तो यह प्रमेय सिद्ध करता है कि हमने यहाँ पर जो एक Q बनाया था कि Q के लिए हमने परिभाषित किया था, तो Q में हमें यहाँ पर का जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 31। तो Q या तो अभाज्य है या कोई अभाज्य गुणनफल हमारी सूची में नहीं है जो हमने अभी भी प्राप्त किया। दोनों के मामलों में हम एक नई अभाज्य संख्या खोज ली है जो हमारे पूर्ण सूची में नहीं थी। अभी हमारी सूची में सिर्फ 3 ही की संख्या थी, 2, 3 और 5, जो सिद्ध करता है कि अभाज्य संख्याएं अनंत होती है। हम अभाज्य संख्याओं के गुणन और उसमें एक जोड़कर फिर से एक नई अभाज्य संख्या बना सकते हैं। यह यूक्लिड का प्रमाण है। अभाज्य संख्याओं में एक अंकगणित का मौलिक प्रमेय बोलता है कि एक से बड़ी प्रत्येक पूर्णांक को अभाज्य घातों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 60 जो एक संयुक्त संख्या है, इसे हम दर्शा सकते हैं 2 की घात 2 या 2 वर्ग गुणा 3 गुणा 5। ये तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, तो इनके गुणन के रूप में आप इसको दर्शा सकते हैं। तो इसका महत्व यह है कि संख्या सिद्धांत के कई प्रमाणों का यह आधारभूत होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं एस्ट्रोस्थेनिज की चालनी। एस्ट्रोस्थेनिज की चालनी एक प्राचीन एल्गोरिथम है जो किसी भी दी गई सीमा तक सभी अभाज्य संख्याओं को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। यह इस तरीके से काम करता है कि 2 से लेकर इच्छित सीमा तक हम सभी संख्याओं की एक सूची बनाते हैं। सबसे छोटी अचिह्नित संख्या को अभाज्य मान लेते हैं। उस अभाज्य संख्या के सभी गुणजों को चिन्हित करें और सूची से हटाते जाएं। अगली अचिह्नित संख्या पर जाएं और चरण 2 से 4 तक हम इसे फिर से दोहराते हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम सबसे छोटी अचिह्नित संख्या को लेंगे, उसे हटाएंगे, उसके गुणजों को हटाएंगे और फिर से एक दूसरी, जैसे ही हटाने के बाद हम फिर से एक दूसरी अचिह्नित संख्या लेंगे और 2 से लेके 4 चरण तक हम इसे दोहराएंगे। जब सभी संख्याएं प्रक्रिया से गुजर जाएं तो बची हुई अचिह्नित संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी, उसकी सूची होंगी। उदाहरण के लिए यदि हमको लेना है कि हम 1 से लेकर 30 तक के सभी अभाज्य संख्याओं को खोजना है, तो सबसे छोटी अचिह्नित संख्या जो अभाज्य है इसमें, तो वो 2 होगी। एक अभाज्य, एक को नहीं मानते तो 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो हम इसे 2 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं की सूची बनाते हैं, जिसमें आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यही से लेकर हम 30 तक जाते हैं। 2 पहली अभाज्य संख्या है, इसे रखते हैं और इसके सभी गुणजों को हम काट देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27 और 29। इस पे ध्यान देंगे आप तो इसमें से आपने 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 जो कि 2 के गुणन में थे, तो इन सभी को हमने यहाँ से हटा दिया है। अब इसके तीसरे चरण में अगली अभाज्य संख्या 3 है, हम उसे लेते हैं और इसे रखकर इससे जितने भी इसके गुणज थे हम उन सभी को हटा देते हैं। तो हमें प्राप्त होता है, सूची जो हमें प्राप्त होती है वह ऐसी है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 और 29। अगली अभाज्य संख्या यहाँ पर 5 है, इसे हम रखते हैं और इसके गुणकों को जब हम हटाते हैं उसको 5 को रखकर तो हमें प्राप्त होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। अगली संख्या यहाँ पर 7 है, इसके गुणों की कोई सीमा यहाँ पर नहीं हो कि आप अगर देखते हैं तो 7 का कोई भी गुणन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो 30 तक के अगर हम देखते हैं तो हमें जो सूची प्राप्त होती है फाइनली वो होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं।
अभाज्य संख्याओं के वितरण एक और गुण को हम देखते हैं तो यह प्रमेय कहता है किसी भी दी गई संख्या n से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या लगभग n log n होती है, जहाँ पर log n का प्राकृतिक लघु गुणक होता है। जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाती है अभाज्य संख्याएं कम आवृत्ति में आती है, लेकिन एक अनुमानित तरीके से। जैसे एक n बराबर है 1,0,0,0,0,0,0 के लिए तो यह लगभग 72382 अभाज्य संख्याओं की भविष्यवाणी करता है, जबकि वास्तविक में इनकी गिनती होती है 78498 जो कि है 78,498। तो रीमान परिकल्पना कहती है कि ये गणित का एक प्रसिद्ध अनसुलझी समस्या है जो अभाज्य संख्याओं के वितरण से संबंधित है। इसे हल करने से अभाज्य संख्याओं के वितरण के बारे में गहरी समझ विकसित हो सकती है, परंतु 150 वर्ष से अधिक वर्षों से भी प्रयास के बावजूद यह अभी तक असिद्ध है और गणित के महत्वपूर्ण खुली समस्याओं में से एक मानी जाती है। अन्य उल्लेखनीय गुणों में अभाज्य संख्या गुणों में हम एक बार फिर से बात करें तो इसमें यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। 3 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6n ± 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। गोल्डबाग के अनुमान के अनुसार 2 से बड़ी प्रत्येक सम पूर्णांक को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब सापेक्ष अभाज्य संख्याएं या सह अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा इस तरीके से है कि 2 पूर्णांक a और b को सापेक्ष अभाज्य माना जाता है यदि उनका महत्तम समार्थवर्तक 1 होता है। इन संख्याओं का स्वयं अभाज्य होना आवश्यक नहीं होता। कोई भी 2 क्रमागत पूर्णांक हमेशा सापेक्ष अभाज्य होती है। एक प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों के साथ सापेक्ष अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्याएं हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य होती हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। 8 और 15 सापेक्ष अभाज्य हैं क्योंकि जब इनका हम महत्तम समार्थवर्तक लेते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। 17 और 20 सापेक्ष अभाज्य संख्याएं हैं। 17 और 20 का जब हम GCD या महत्तम समार्थवर्तक लेते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। यहीं पर 14 और 35 यह अभाज्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें 7 प्राप्त होता है इनका महत्तम समार्थवर्तक, और 13 और 7 सापेक्ष अभाज्य हैं क्योंकि ये दोनों ही हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। संख्या सिद्धांत और मॉड्यूलर अंकगणित में इसका यह मौलिक अवधारणा है। आधुनिक क्रिप्टोग्राफी में RAC और डेल्फी हेल्वेन जैसे एल्गोरिथम में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, यह आवश्यक होता है। भिन्नों को सरल करने और डायनोफेंटाइन समीकरणों को हल करने में भी यह प्रयुक्त होता है। ऑयलर का फाई फंक्शन n की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका गुणधर्म यह है यदि a और b सापेक्ष अभाज्य हैं तो ऐसे पूर्णांक x और y मौजूद हैं जो a गुणा x धन b गुणा y यह 1 के बराबर होता है, जिसे हम बाइजो की पहचान से जानते हैं। यदि a और b सापेक्ष अभाज्य हैं तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की घात n और b की घात n सापेक्ष अभाज्य होती हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल जो एक व्यक्तिगत रूप से तीसरी संख्या के सापेक्ष अभाज्य है, उन संख्याओं के सापेक्ष भी अभाज्य होती हैं। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर अंकगणित के बारे में, जिसे हम गणित की घड़ी भी कहते हैं। मॉड्यूलर अंकगणित पूर्णांकों के लिए एक अंकगणित प्रणाली है जो संख्याएं एक निश्चित मान या मापांक तक पहुंचती है, पर जैसे ही वहां पहुंचती है मापांक तक तो यह चक्रीय हो जाती है। इसे हम अक्सर घड़ी अंकगणित भी कहते हैं क्योंकि यह घड़ी के घंटों के काम करने के तरीके के समान होता है। मापांक वह संख्या है जिस पर हम किसी गणना को रीसेट करते हैं। इसे हमारी संख्या प्रणाली के आकार के रूप में सोचें। सहसंबंधता कहता है कि एक समतुल्य होता है b mod m से यदि b a और b को m से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो इसे हम a m का मापांक b पर से सहसंबंधित कहते हैं। इसे इसी रूप में पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए 15 समतुल्य होता है 1 mod 7 से, क्योंकि 15 को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो इसका
फल होता है 7, भागफल होता है 2 और शेष फल आता है 1। यहीं पर हम अगर 22 को भी अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमें उसका भागफल प्राप्त होता है 3 और शेषफल प्राप्त होता है 1। तो इसे हम कहते हैं 22 समतुल्य है 1 mod 7 के। 8 को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो फिर से हमें शेषफल 1 प्राप्त होता है। यहीं पर जब हम 13 को 5 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल प्राप्त होता है 3। 18 को 5 से भाग देते हैं तो हमें उसका भागफल प्राप्त होता है 3 और शेषफल 2। तो फिर से 18 होता है 3 mod 5 के। यहाँ 15, 22 और 8 सभी मापांक 7 पर 1 से सहसंबंधित है और 13 और 18 के केस में सभी मापांक 5 पर 3 से सहसंबंधित हैं, क्योंकि 15, 22 और 8 इन तीनों में हमें 1 प्राप्त होता है और 13 और 18 को जब हम मापांक 5 पे लेते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। पहले 3 के लिए हमने 7 का मापांक लिया था। इसे हम घड़ी से समझते हैं। स्पष्ट घड़ी की अंगणित उदाहरण कहते हैं, जिसे हम समझते हैं कि एक 12 घंटे की घड़ी की अगर हम कल्पना करते हैं तो सुबह 10 बजते हैं। यदि हम सुबह 10 में 5 जोड़ते हैं तो हमें 15 नहीं 3 प्राप्त होता है। जब हम सुबह 12 घंटे की घड़ी में 10 में 5 जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि दोपहर के 3 बजे हैं, ना कि दोपहर के 15 बजे हैं। मॉड्यूलर अंकगणित में हम इसे इस प्रकार लिखते हैं कि 10 धन 5 यह बराबर होता है 3 mod 12 के। इसका मतलब यह है कि 10 और 5 जोड़ें फिर 12 से विभाजित करें तो शेषफल देखें जो कि हमें 3 प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं तो 12 बजे को 12 घंटे की 14 बजे को 12 घंटे की घड़ी पर हम दर्शाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 14 का -12, तो हमें 2 प्राप्त होता है। इसलिए 14 वास्तव में दोपहर के 12 बजे होते हैं। जो मॉड्यूलर अंकगणित में जोड़ का नियम कहता है कि a धन b mod m यह समतुल्य होता है a mod m धन b mod m के। यह इसका पूर्ण mod m होता है। उदाहरण 5 धन 7 mod 10, 15 धन 7 mod 10। पहले 15 को mod 10 से लेते हैं तो यह होगा 5 और 7 को mod 10 से लेते हैं 7। फिर 5 धन 7 को mod 10 से जब हम लेते हैं तो हमें 12, जो बराबर होता है 12 mod 10 के 2 के बराबर होता है। गुणा का नियम कहता है कि a गुणा b mod m यह समतुल्य होता है a mod m गुणा b mod m। यह पूर्ण रूप का पूर्णता mod m, इसका mod होगा m। उदाहरण 12 गुणा 8 mod 7। 12 का mod 7 5 प्राप्त होगा, 8 का mod 7 1 प्राप्त होगा। इसके बाद 5 गुणा 1 mod 7 यह बराबर होगा 5 के। मॉड्यूलर अंकगणित के कुछ गुण होते हैं, जैसे होता है संवरण, साहचर्य, क्रम विनियमितता और वितरण। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है संवरण। मॉड्यूलर अंकगणित में हम एक निश्चित संख्या, मान लीजिए n से विभाजित करने के बाद केवल शेषफल पर ध्यान देते हैं। हम n 5 लेते हैं तो हमारे पास केवल 5 संभव शेषफल हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। जब हम इन संख्याओं को जोड़ते या गुणा करते हैं तो परिणाम तो हमेशा इन्हीं 5 संख्याओं में से एक होगा। उदाहरण के लिए जोड़ने का उदाहरण अगर लेते हैं तो 3 धन 4 यह होता है 7, लेकिन 7 को हम 5 से विभाजित करते हैं तो 1 शेष प्राप्त होता है, 1 हमारा भागफल होता है और शेषफल होता है 2। इसलिए 3 धन 4 यह होगा 2 mod 5 के। गुणा करने का उदाहरण लेते हैं तो 3 गुणा 4 यह बराबर होता है 12 के, लेकिन 12 को 5 से विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल होता है 2 और शेषफल भी होता है 2। इसलिए 3 गुणा 4 यह होगा 2 mod 5 के। साहचर्य का नियम कहता है कि किसी भी क्रम में संख्याओं को जोड़ या गुणा कर सकते हैं, परिणाम सेम रहेगा। जैसे योग में a धन b धन c, इसे हम लिख सकते हैं a धन पूर्ण b धन c का पूर्ण, इसका mod n होगा। गुणन में a गुणा b पूर्ण रूप से गुणा करते हैं c से तो यह बराबर होता है a पूर्ण b और c का mod n। उदाहरण के लिए 2 धन 3, इसको पूर्ण रूप से हम जोड़ते हैं 4 से तो 2, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 धन 3 धन 4 mod n, दोनों का मान 4 होगा। यहीं पर 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 गुणा 3 गुणा 4 यह बराबर होगा 2 गुणा 3 गुणा 4 mod n, दोनों का मान फिर से 4 होगा।
क्रम विनिमयता कहता है कि यह नियम दर्शाता है कि संख्याओं किसी भी क्रम में हम जोड़ या गुणा कर सकते हैं, परिणाम समान रहते हैं। योग a धन b यह बराबर होता है b धन a मॉड n के। गुणन में a गुणा b गुणा c यह बराबर होता है 1 गुणा b गुणा c मॉड n के। उदाहरण 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 मॉड m दोनों का मान में होता है 6, समतुल्य होगा 1 मॉड 5 के। वितरण का गुण कहता है कि अंकगणित में वैसे ही काम करता है जैसे सामान्य अंकगणित में करता है। जैसे a गुणा b धन c तो यह होगा 1 गुणा b धन a गुणा c मॉड n। उदाहरण के लिए 2 गुणा 3 धन 4 तो यह होगा 2 गुणा 3 धन 2 गुणा 4 मॉड 5। दोनों का मान जब लेते हैं तो 2 गुणा 7 यह समतुल्य होगा 14, जो कि है 4 मॉड 5 के। तस्मक अन्वय मॉड्यूलर अंकगणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगात्मक तस्मक को होते हैं 0। किसी भी संख्या में a के लिए a धन 0 यह बराबर होता है a मॉड n के। उदाहरण मॉड 7 के लिए मॉड 7 में 5 धन 0 यह बराबर होगा 5 के। गुणात्मक तस्मक होता है 1। किसी भी संख्या a के लिए 1 गुणा 1 बराबर होगा a मॉड n के। मॉड्यूलर अंकगणित आधुनिक क्रिप्टोग्राफी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई प्रमुख एल्गोरिथम और प्रोटोकॉल का यह आधार बनता है। आइए हम 3 का अनुप्रयोगों से इसको समझते हैं। RSA एल्गोरिथम, डेली हेल्मन का कुंजी विनिमय। ठीक। मॉड्यूलर अंकगणित आधुनिक क्रिप्टोग्राफी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक प्रमुख एल्गोरिथम और प्रोटोकॉल का आधार बनता है। आइए 3 का एल्गोरिथम से इसको समझते हैं। पहला है RSA एल्गोरिथम, डिफी-हेल्मन कुंजी विनिमय और डिजिटल हस्ताक्षरों के रूप में। सबसे पहले RSA एल्गोरिथम समझते हैं। RSA रिवेस्ट शामिर एल्डरमैन एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है। RSA एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है। सुरक्षित डेटा के संचरण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सबसे पहला सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टो सिस्टम एल्गोरिथम है। यह 2 बड़ी अभाज्य संख्याएं या प्राइम संख्याओं का उपयोग करता है। इन संख्याओं को गुणा करके एक बहुत बड़ी संख्या बनाई जाती है। इस बड़ी संख्या को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। RSA एल्गोरिथम में 2 चीज़ होती है। एक होता है एन्क्रिप्शन, जो संदेश को छुपाने काम होता है। इससे हम प्रदर्शित करते हैं C समतुल्य होगा m की घात e मॉड n से। यहाँ m संदेश है, e एक विशेष संख्या है और n वह बड़ी संख्या है जो हमने बनाई है। डिक्रिप्शन, जिसमें हम संदेश को छुपाना भी कहते हैं, छिपाए संदेश को वापस असली संदेश में बदलना। यह इसका हमका फॉर्मूला होता है m यह बराबर होगा c की घात d मॉड n से। यहाँ d एक गुप्त संख्या है जो केवल प्राप्तकर्ता जानता है। उदाहरण के लिए अभाज्य संख्या चुनते हैं। p और q के लिए 61 और 53। सबसे पहले n निकालते हैं तो यह होगा p गुणा q, तो यह होगा 3 2 3 3। e एक सार्वजनिक कुंजी हम लेते हैं जो होगा 17 मान लेते हैं, और d के लिए एक निजी कुंजी बनाते हैं जो होगा 2 7 5 3। मूल संख्या हमारी अभी है, जो हमारा मूल संदेश है m, वो है 1 2 3। हम इसे एनक्रिप्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं तो c m की घात e, तो यहाँ पर m आपका 123 है, घात 17 e 17 है, मॉड 3 2 3 3, तो हमें प्राप्त होता है 855 855, जो कि पहले हुआ करता था मूल संदेश 1 2 3, अब यह बन गया है 855। जब हम डिक्रिप्ट करते हैं तो उसके चरण में हम C 855 है, जो हमारा मॉड्यूलस है, मापांक है वो 3 2 3 3 है, निजी कुंजी हमारी 2 7 5 3 है। इसका सूत्र होता है फॉर्मूला m c की घात d मॉड n। जब हम इसे लिखते हैं m 855 की घात 2 7 5 3 मॉड 3 2 3 3, तो हमें प्राप्त हो जाता है 123 1 2 3, जो कि हमारा मूल संदेश था। दूसरा जो हमारा है एल्गोरिथम वो है डिफी-हेल्मन कुंजी विनिमय। यह विधि 2 पक्षों में असुरक्षित चैनल पर भी साझा गुप्त कुंजी को स्थापित करने के लिए अनुमति देता है। इसके चरण इस प्रकार है। 2 पक्ष सार्वजनिक अभाज्य संख्या p और आधार संख्या g पर सहमत हो। प्रत्येक पक्ष निजी कुंजी a b चुनता है और सार्वजनिक कुंजी कैपिटल A B की गणना करता है। साझा गुप्त का होता है s बराबर होगा b की घात a कैपिटल B की घात a, यह बराबर होगा कैपिटल A की घात स्मॉल b मॉड p के। उदाहरण लेते हैं, मान लें p के लेते हैं एक संख्या 23 और g लेते हैं 5।
एलिस जो एक चुनती है, दोनों पक्ष में एक का नाम एलिस है, दूसरे नाम बॉब है। एलिस चुनती है ए के लिए 6, तो यह होगा ए बराबर 5 की घात 6 मॉड 23 जो हमें प्राप्त होगा 8। बॉब चुनता है बी के लिए 15, तो यह होगा बी कैपिटल बी 5 की घात 15 मॉड 23, तो यह हमें प्राप्त होता है 19। एलिस गणना करती है 19 की घात 6 मॉड 23, यह बराबर होगा 2 के। बॉब गणना करता है 8 की घात 15 मॉड 23, तो ये 2 के। तो दोनों के लिए साझा गुप्त जो होगा वो 2 होगा। अब बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर एक पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है जो यह सुनिश्चित करता है किसी डिजिटल संदेश या फाइल का किसने भेजा है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह एक विशेष रूप से गणितीय तकनीक का उपयोग करता है जिसे हम सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अक्सर आरएसए में इसका उपयोग होता है। हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति एक गुप्त कोड निजी कुंजी का उपयोग करके हस्ताक्षर करता है। कोई भी हस्ताक्षरकर्ता की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके स्थापित कर सकता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक संदेश है। इस संदेश को एक विशेष तकनीक जिसे हम हैशिंग कहते हैं से गुजारा जाता है। इससे एक छोटा नंबर हमें प्राप्त होता है जैसे 1 2 3 4 जो पूरे संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। डिजिटल सिग्नेचर बनाने में हम जो चरण करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर के पास 2 महत्वपूर्ण संख्या है। निजी संख्या D2753 और एक मॉड्यूलस है मापांक N3233। वह हैश 1 2 3 4 को अपनी निजी कुंजी से उठाता है और इसे लिखता है 1 2 3 4 की घात 2753। फिर इस परिणाम को 3 2 3 3 से विभाजित करके शेषफल निकालता है। यह शेषफल होता है 2 3 4 5। यही हमारा डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर में इसमें हमने क्या क्या किया। निजी कुंजी थी हमारे D2753 जो हमारा मापांक था 3 2 3 3। हस्ताक्षर करने के लिए हमने H की घात D मॉड n किया, तो 1 2 3 4 की घात 2753 मॉड 3 2 3 3, तो हमें प्राप्त हुआ 1 2 3 4 5। सत्यापनकर्ता करेगा S की घात A मॉड n, तो हमें प्राप्त होता है 2 3 4 5 की घात 17 मॉड 3 2 3 3, तो हमें मूल संदेश जो हमारा था 1 2 3 4 यह हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज के व्याख्यान में हमने संख्या सिद्धांत के मूल तत्वों को समझा, हमने मॉड्यूलर अंकगणित को समझा, हमने उनका विभिन्न क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम में उनका अनुप्रयोगों को देखा और समझा उदाहरण के रूप में कि कैसा है। आशा करता हूँ कि आज का व्याख्यान आपके लिए लाभदायक होगा। आज के व्याख्यान में हमने सीखा संख्या सिद्धांत के मूल तत्व, विभिन्न अभाज्य संख्या और उनके विभिन्न गुणों के बारे में, हमने देखा मॉड्यूलर अंकगणित के बारे में और इनका सभी का हम कैसे क्रिप्टोग्राफी के विभिन्न एल्गोरिथम में इनका अनुप्रयोग करते हैं, कैसे ये उनके एक आधार बनता है। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये व्याख्यान आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।